हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, कल हमने सीडीपी के लगभग 70 प्लस क्वेश्चंस देखे थे वन लाइनर की फॉर्म में, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज और महत्वपूर्ण आपके लिए सीरीज होने वाली है। बाकी बचे पोर्शन में से जो टॉप के क्वेश्चंस होंगे उनको आज की सीरीज में हम आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, आपको यकीन रखना होगा कि इतने बेहतरीन ये क्वेश्चंस की सीरीज है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपके लिए सिलेक्ट करने में लगा है, तो आप लोगों को पसंद आएगी और मज़ा आएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको याद होंगी क्लास में ही। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। और गाइस, कल वाले क्वेश्चंस पर आपका बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स रहा, आपने उसको सराहा, तो इसी के चलते हम आगे इस सीरीज को बढ़ा रहे हैं और आपको सच में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ जो बन रहा है वो ये है कि किसके अनुसार, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं वो निम्नलिखित है, यानी विधि निर्माण, प्रतिबिंबात्मक या प्रतीकात्मक। ये तीन विकास की अवस्थाएं किसके द्वारा बताई गई? तो ये ब्रूनर के द्वारा बताई गई। आप कहेंगे मैम हिंदी वाले हम नहीं है, हमको तो इंग्लिश में समझ में आता है, इन अवस्थाओं के नाम जरा इंग्लिश में तो बताइए। तो इंग्लिश में मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ उनको याद रखने की। ट्रिक क्या है? EIS। EIS से आप इसको याद रखेंगे। ये तीन अवस्थाएं बताई ब्रूनर ने। अभी इसके बारे में पूरी बात आपको यही समझाऊंगी। ई से मतलब है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब निर्माण विधि, है ना? निर्माण विधि, ये जो विधि निर्माण या निर्माण विधि बोल लीजिए, एक ही बात है। ई से तो ये हो गया। आई से क्या बनेगा? आइकोनिक। आइकोनिक, ठीक है। आइकोनिक मतलब प्रतिबिंबात्मक अवस्था। और एस से क्या बनेगा? सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक अवस्था, ठीक है। सिंबॉलिक। तो ये तीन अवस्थाएं बताई ब्रूनर ने। अच्छा, ये कैसी अवस्थाएं हैं? ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। आप कहेंगे संज्ञानात्मक विकास तो मैम पियाजे ने दिया था। बिल्कुल सही आपने सोचा, ये पियाजे का ही, जो पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया उसी का विकल्प है ये सिद्धांत। ये पियाजे के बाद ब्रूनर ने दिया। इन्होंने बताया कि तुम चार नहीं, पियाजे ने तो 4 स्टेज में बांटा था। उस जो संज्ञानात्मक विकास है वो 4 स्टेज में बांटा था पियाजे ने। इन्होंने कहा कि नहीं, इसको मेरे हिसाब से देखो आप, विकास की अवस्थाएं 4 नहीं 3 होनी चाहिए, है ना? तो इन्होंने ये 3 अवस्थाएं बताई, इनएक्टिव, आइकोनिक, सिंबॉलिक। या हिंदी में अगर बात करें, निर्माण विधि, प्रतिबिंबात्मक विधि और प्रतीकात्मक विधि। याद रहेगा आपको? बहुत बढ़िया। अगर पूछे ये किसका विकल्प है तो ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का विकल्प है। जेरोम ब्रूनर ने ये सिद्धांत दिया था। याद रहेगा, इसके बारे में सब कुछ मैंने आपसे क्लियर कर लिया है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आगे है व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये हमने कल भी जाना था कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। वाटसन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत फेमस। वाटसन ने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, उसको मैं जो चाहूं वो बना दूंगा। किस आधार पर इन्होंने ये बात कही? इन्होंने कहा कि भैया सब चीजें व्यवहार है, यानी वंशानुक्रम का कोई महत्व नहीं है इंसान के उसके विकास में। वंशानुक्रम तो शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं है। सारा जिसका भी है वो उसके वातावरण का है, जहाँ से वो व्यवहार करना सीखता है, ठीक है, जहाँ उसका जन्म हुआ होता है, वो वातावरण उसके लिए सब कुछ है। इसीलिए इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, व्यवहारवाद के जनक है, और इनकी पुस्तक का नाम भी क्या है? व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। अगर बात करें बिहेवियरिज्म, इनकी पुस्तक का नाम है बिहेवियरिज्म, इनकी बुक का नाम है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, याद रखेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये भी इन्होंने ही कहा था, इनकी प्रमुख परिभाषा है ये भी, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस अवस्था में सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, कल वाली सीरीज में भी ये थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया था। यहाँ भी उसी तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है कि भैया कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें सीखने की गति धीमी हो जाती है? तो बाल्य अवस्था है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा?
ये यहाँ पर आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? जो गिलफोर्ड ने दिया, इन्होंने दिया था त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत दिया था त्रिआयामी सिद्धांत, किसने? गिलफोर्ड ने। इसके बाद जो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बना है कई बार कि बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक कौन कौन से? कल थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था कि विशिष्ट कारक और सामान्य कारक सिद्धांत किसने दिया, वही वाला है ये। ठीक है, बस यहाँ पूछने का तरीका अलग है। तो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। आगे पूछा गया है बुद्धि लब्धि की गणना के लिए जो टेबल बनाई थी वो किसके द्वारा तैयार की गई थी बुद्धि लब्धि के लिए? तो टर्मन द्वारा तैयार की गई थी। बुद्धि लब्धि की गणना करने के लिए जो एक प्रारूप था वो टर्मन द्वारा निर्मित किया गया था 1916 में। ठीक है, 1916 में। आगे है वन लाइनर है, सारे एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आप कह सकते हैं कि आपके पूरे सिलेबस की क्रीम जो है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं और आने की उम्मीद है, वही प्रश्न आपके लिए है। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? तो परिपक्वता का संबंध होगा आपके विकास से। ठीक है, किससे होता है? विकास से संबंध होता है परिपक्वता का। आगे बात करते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो जो विकास के सिद्धांत हमने जाने थे, आपको मैम ने पढ़ाए थे, उनमें एक सिद्धांत आया था निरंतरता का सिद्धांत। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि जो हमारा विकास है वो वूम्ब टू टूम्ब जाता है। ठीक है, आप माँ के गर्भ से लेकर के और कब्र तक, जब तक कि इंसान की मृत्यु ना हो जाए, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसका विकास होता रहता है। ठीक है, विकास कभी रुकता नहीं है, वृद्धि रुक जाती है एक समय के बाद। आगे बात करते हैं प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको अगर 130 से अधिक मिलता है ऑप्शन में तो वो लगा देना, नहीं तो आपके टर्मन के अनुसार तो 140 से अधिक वाली जो बुद्धि लब्धि होगी जिस बच्चे की, वो कैसा कहलाएगा? प्रतिभावान कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ या नहीं में एक का ही चयन करना हो, उन्हें किसमें कौन सा प्रकार में आप वर्गीकृत करेंगे? तो उनको हम कैसे प्रश्न कहते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कि भाई आपको सिर्फ टिक करना है या तो हाँ पर या ना पर। ठीक है, ये कैसे प्रश्न है? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु आप जिस शिक्षण विधि का सर्वाधिक प्रयोग करेंगे वो विधि कौन सी होनी चाहिए? कि अगर आप सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? आप करेंगे प्रदर्शन विधि का। पर कौन सी विधि का? प्रदर्शन विधि का। अगर आप मान के चलिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपने उनको देश की सीमाओं के बारे में पढ़ाना है या कौन सा देश कहाँ स्थित है, तो आप उसमें क्या करेंगे? मैप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ग्लोब दिखाएंगे उनको, तो प्रदर्शन विधि की को फॉलो करते हुए आप उनको सिखाएंगे। आगे बात करते हैं अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन में शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, वह स्वगति से सीखने का सिद्धांत है। अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन से मतलब है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि भाई प्री प्लान्ड हो सब कुछ, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दी जाए। इसके अंतर्गत क्या होता है? छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके प्रॉब्लम को बच्चों के सामने रखा जाता है। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर बच्चे उसमें सीखते हैं। आगे बात करते हैं, जब एक छात्र गणित की समस्या को स्वयं हल कर लेता है तो वह शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? अगर वो गणित की समस्या को स्वयं हल कर रहा है तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें आपको देखना है ज्ञानोपयोग। ठीक है, ज्ञानोपयोग ये उद्देश्य की वो पूर्ति कर रहा है, जो उसके पास ज्ञान है वो उसका उपयोग कर पा रहा है। आगे बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई अगर प्राथमिक विद्यालयों में आप सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं तो आपके शिक्षण का लक्ष्य क्या है? इसके शिक्षण का लक्ष्य है राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करना, बच्चों में बच्चों के चरित्र का निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण की विधि कौन सी होती है? बताओ कौन सी विधि है? तो प्रायोजन या परियोजन विधि है, जिसको आप
प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। और इसके जनक कौन थे? प्रोजेक्ट मेथड के या प्रायोजन विधि के जनक किसको माना जाता है? और मैम ने आपको ये सारे के सारे जनक एक ही जगह पर एक ही क्लास में बताए हैं। आपने अगर क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आपको बिल्कुल याद होगा, जॉन डीवी ने, ठीक है, जॉन डीवी ने इसके जनक है प्रायोजन विधि के। तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चों के सामाजिक गुणों का विकास होता है, बच्चे आपस में मिलकर के प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो ये विधि हो गई आपकी प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट मेथड। आगे बात करते हैं विज्ञान शिक्षण की, वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने के अवसर दिए जाते हैं, वह विधि क्या कहलाती है? तो जिसमें बच्चों को एक खोजी के रूप में, एक खोज करने वाले के रूप में पूरी तरीके से उसको सक्रिय रखा जाता है, उसको अवसर दिए जाते हैं कार्य करने के, वो कौन सी विधि होती है? उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। ये जो ह्यूरिस्टिक वर्ड है ये यूनानी भाषा का शब्द है और इसका मतलब ही होता है कि मैं खोज करता हूँ, मैं स्वयं खोज करता हूँ। इस ह्यूरिस्टिक वर्ड का ही ये मतलब है। तो इसमें क्या होगा? बच्चे को, एक विद्यार्थी को खोजी के रूप में कार्य करने के अवसर दिए जाएंगे, नए ढंग से, नई नई विधियों से किसी भी समस्या को हल करने के सक्रिय रूप से अवसर इनको बच्चों को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये है आपके ह्यूरिस्टिक विधि। गणित में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किंडरगार्टन विधि के बहुत गुण हैं, परंतु इसी विधि में महत्वपूर्ण है वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण गुण इसका ये है किंडरगार्टन का कि खेल द्वारा सीखना। बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है किंडरगार्टन में। औसत बुद्धि लब्धि का घोतक क्या है? औसत बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 90 या 91 से 110 के बीच की जो IQ है वो औसत माना जाता है, औसत बच्चे का। ठीक है, आगे अनुबंधन के गोचर की शुरुआत डैश के द्वारा की गई थी। जो अनुबंधन का सिद्धांत आया था वो किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। जल्दी से बताओ, पावलोव ने किस पशु के या किस जानवर के ऊपर अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था? ठीक है, उस जानवर का नाम बताना है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं। जल्दी से बता दीजिए अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्या यही इसका नाम है? बताओ जल्दी से फटाफट, जो भी आप इसके बारे में जानते हो। ज्यादा डीप हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा जानते हुए चलेंगे सबके बारे में, क्योंकि ये टॉपिक्स पूरा करा चुकी है आपको सुजाता मैम बहुत बढ़िया तरीके से। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों के वर्गीकरण सूची में डाला गया, किसके अनुसार? युंग के अनुसार। युंग ने व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को 2 भागों में बांटा और बताया कि भाई एक तो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। अंतर्मुखी जो अपने आप में सीमित रहते हो, ठीक है, और ज्यादा दोस्ती यारी ना करते हो। बहिर्मुखी पूरे खिलखिलाहट वाले, सबके साथ दोस्ती बोलचाल, बाहर घूमना, राजनेता टाइप नेतृत्व करने वाले बहिर्मुखी होते हैं। आगे बात करते हैं, शिक्षा की संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया था? तो 1976वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। समवर्ती सूची का मतलब है कि उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अधिकार होता है उस पर नियम बनाने का। आगे बात करते हैं, नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम यानी मध्याह्न भोजन योजना। देख लीजिए, अगर मिड डे मील ना आया तो आपको ये मिलेगा नाम वहां पर, राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम। ठीक है, तो ध्यान रखना इस नाम से भी आप इसको। ठीक है, तो कब शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था MDM, मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना या राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम। अब यहाँ पर देखिए, इससे सारा ही क्लियर हो जाएगा आपका जो संविधान संशोधन, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, भाग 3, संविधान के भाग 3 में जिन नई धारा को जोड़ करके कुछ नई धारा जोड़ी गई और उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे को क्या दी गई? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया। तो कौन सी धारा में जोड़ी गई वो पूछा है यहाँ पर। तो कौन सी धारा में? 21A में। कौन से आर्टिकल में? 21A में जोड़ा गया, भाग 3 में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई।
ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। आगे चलिए, मई 1988 में किसकी स्थापना की गई थी? तो आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पर, या पूछ लेगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई, है ना, ऐसे देके आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा 1988, 1987। तो आपको याद रखना है 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। मंगोलिज्म होता है, अच्छा ये मंगोलिज्म आपने पहली बार सुना है क्या? जल्दी से बताओ, या पहले भी जानते हो आप? मंगोलिज्म कहते हैं मंदबुद्धि बालक को, ठीक है, क्या कहते हैं? मंगोलिज्म नाम से भी जानते हैं। मंगोलिज्म यानी मानसिक विमंदित बालक, ठीक है, या उसको हम मंदबुद्धि बालक भी कहते हैं। इनका आईक्यू कितना होता है? अगर आईक्यू पूछ ले तो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, इनका आयु होता है 70 से कम, 70 से कम इनका आईक्यू होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये था मानसिक विमंदित बालक, या जिनको हम मंदबुद्धि बालक भी कहते हैं। इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है मंगोलिज्म, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इन्हें हम कैसी शिक्षा दे सकते हैं? इनकी शिक्षा हम कैसे, किस प्रकार की शिक्षा इनको दे सकते हैं? तो इनको हम हस्तशिल्प की शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करते हैं इन बालकों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंड में अधिगम के किस नियम के आधार पर बांटता है? तो आपको पहले भी बताया था मैंने, आंशिक क्रिया नियम कहलाएगा, जिसमें हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। पूरी की पूरी समस्या को या पूरी सामग्री को अगर एक चैप्टर पढ़ाना है, उसको छोटे छोटे पैराग्राफ में बांट करके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर, एक शिक्षण सूत्र है, पूछा है इसके आधार पर अध्यापन करवाना चाहिए। अधिगम के किस नियम पर ये आधारित है? अधिगम के किस नियम पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जो बच्चा पहले से जानता है उसी से जोड़ते हुए उसको आगे बढ़ाए, आगे सिखाए, ये कहलाएगा आत्मीकरण का नियम से ये संबंधित है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र। आगे बात करते हैं। अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना। यह परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा किसने दी है कि अधिगम प्रक्रिया से क्या मतलब है? इन्होंने बताया, गिलफोर्ड ने, कि अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य है कि उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं के द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना ही क्या है? अधिगम है। गिलफोर्ड ने कही ये बात। आगे बात करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जल्दी जल्दी से बता दो मुझे। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग तो सबसे पहले अमेरिका में किया था, लेकिन किया कब था ये भी तो पता होना चाहिए। तो 1970 में किया था। किसने किया था? कौन थे इसके जनक सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जिन्होंने सबसे पहले बताया? तो इनका नाम था D.W. एलन, ठीक है। D.W. एलन ने सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया। और सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र होता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय कितना रखा गया? 36 मिनट रखा गया। इसमें कितने कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं? अगर बोले तो 6 चरण होते हैं। सबसे पहला पाठ योजना, फिर शिक्षण, फिर क्या करना? फीडबैक लेना, पृष्ठ पोषण, फिर पुनः पाठ योजना, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः पृष्ठ पोषण। तो ये ऐसे 6 क्या किए जाते हैं? 6 स्टेप्स होते हैं जिनमें 36 मिनट का समय लगता है। D.W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग की अवधारणा दी थी। और अगर बात करें भारत में किसने दी थी? ये तो विश्व की हो गई भाई, विश्व में सबसे पहले। लेकिन भारत में सूक्ष्म शिक्षण के बारे में किसने बताया? तिवारी ने बताया, ठीक है। तिवारी याद रख लीजिए, वैसे तो पूरा नाम आपको याद रखने में दिक्कत होगी, आप बस तिवारी याद रख लीजिए, याद रहेगा आपको। आगे चलते हैं। उपलब्धि परीक्षण से पता लगाया जाता है किसका? भैया उपलब्धि परीक्षण से हम पता लगा सकते हैं बच्चे के अधिगम के स्तर का, ठीक है। अधिगम के स्तर का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है? टैगोर द्वारा, दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से, और जो लाइक वाला बटन है उसको भी आप लोग जरूर प्रेस कर दीजिए अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है, समझ आ रही है चीजें। आगे बढ़ते हैं। टैगोर द्वारा किस प्रकार के अनुशासन की अनुशंसा की गई थी? तो इन्होंने, टैगोर ने अनुशंसा की थी, किसके बारे में बताया था? किस प्रकार के अनुशासन के बारे में बताया था? इन्होंने बताया था प्रकृति द्वारा स्वयं अनुशासन,
ठीक है, प्रकृति द्वारा स्वयं अनुशासन, ये धारणा इन्होंने प्रस्तुत की थी। आगे बात करते हैं, किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? बालक के प्राकृतिक विकास पर बल किसने दिया? मांटेसरी ने दिया, ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, मांटेसरी की अगर बात आती है तो मारिया मांटेसरी ने, मांटेसरी विधि के भी जनक इनको ही कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि मांटेसरी विधि के जनक कौन है, तो मारिया मांटेसरी। ठीक है, आगे बात करते हैं, माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? कि माता जब बच्चे को आवाज लगाती है, नवजात बच्चे को क्या प्रक्रिया करता है, ये टर्नर ने बताया था। ठीक है, टर्नर ने इस पर प्रयोग किया था। बस इतना ही जानते रहिए इसके बारे में। आगे बात करते हैं, विज्ञान के विद्यार्थियों की कमजोरी पहचानने का तरीका कौन सा है? तो विज्ञान की हो या किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी कमजोरी हो, बच्चे की गलती हो, उसको जानने का, पहचानने का एक तरीका होता है जिसको हम क्या कहते हैं? निदानात्मक विधि। ठीक है, उसमें बच्चे की जो कमियां होती है उसको क्या किया जाता है? उनको ढूंढ करके उनका क्या किया जाता है? निराकरण किया जाता है, उनको सोल्व किया जाता है। आगे बात करते हैं, मैडम मांटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? इन्होंने दिया था ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। ठीक है, सर्वाधिक बल किस पर दिया? ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, कि जो हमारे आंख, नाक, कान है, हाथ है, स्किन है, उससे टच करके बच्चा देख करके अपने समक्ष प्रस्तुत जो चीजें हैं उनसे सीखे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे ज्यादा इसी पर बल दिया। दृश्य श्रव्य शिक्षण साधनों के प्रयोग के संबंध में आपके क्या विचार है? तो दृश्य श्रव्य साधनों से शिक्षण बिंदु क्या होता है? जो हमारा शिक्षण प्रक्रिया है वो अधिक रुचिकर बनेगी, अधिक बोधगम्य हो जाती है अगर हम शिक्षक जो है वो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है, तो उसमें बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आधे घंटे की क्लास रखेंगे, ये जितनी भी मैं क्लास लूंगी आधे घंटे से ऊपर नहीं जाएगी। बहुत तेजी से प्रयास करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसमें मैं कवर कर पाऊं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिगम प्रतिक्रिया में छात्रों को अंतर्ग्रस्त करने के लिए, यानी उनको उसमें इंक्लूड करने के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे बच्चे उसमें क्या करें? ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दिखाए। तो शिक्षण सामग्रियों का स्वयं उनसे उपयोग करवाएंगे, तभी तो, क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं। बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता होता है, जब तक उसकी सक्रियता नहीं होगी बच्चा नहीं सीखेगा। तो आप क्या चाहते हैं? बच्चे का इंटरेक्शन चाहते हैं, उसको अंतर्ग्रस्त करना चाहते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो आप बच्चे से ही उन सामग्रियों का उपयोग करवाएंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चा सीख पाएगा। आगे बात करेंगे, अगला क्या है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, छात्र के आचरण को समझने के लिए आवश्यक है। क्या है आवश्यक? उसके आचरण की आंतरिक और बाहरी शक्तियों को समझना। अगर आप किसी बच्चे के आचरण को समझना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप उसके आंतरिक, वो क्या सोचता है, उसके अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी उसकी अच्छी बातें हैं, कौन सी उसकी पॉजिटिव चीजें हैं, आप उन सब चीजों को समझे, तभी आप उसके आचरण को समझ पाएंगे। आगे बात करते हैं, सुलेख कार्य सबसे उत्तम पद्धति है किसके लिए? भैया सुलेख जो है वो लेख सुधारने की सबसे बढ़िया प्रक्रिया होती है, पद्धति होती है। आगे बात करते हैं, सीखने का उचित क्रम क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? तो आपको पहले से ही सिखाया गया है कि इसका LSRW ये प्रोसेस होता है, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, हर एक बच्चा इसी प्रकार से सीखता है। भाषा सीखने का यही उचित क्रम है। बच्चा पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, अनुकरण करेगा, सुनने के बाद फिर क्या करेगा? उसको पढ़ना शुरू करेगा, फिर सबसे बाद में वो लिखना सीखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीखने का एक उचित क्रम। आगे बात करते हैं, भाषा द्वारा अभिव्यक्त किए जा सकते हैं क्या? भाषा के द्वारा आप अपने विचारों को, संदेश को, लिखित सामग्री को आप दूसरे के सामने क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं भाषा के माध्यम से। ठीक है, आगे बात करते हैं, किसी भी विषय पर समालोचनात्मक निष्कर्ष निकाला जा सकता है किससे? तो समालोचनात्मक निष्कर्ष निकलता है वाद विवाद प्रणाली से, है ना। आगे बात करते हैं, भाषा शिक्षण में आत्मीकरण की संकल्पना किसने दी थी? आत्मीकरण की संकल्पना किसने दी थी? ये दी थी मॉरिसन ने। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण के श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के संदर्भ में
क्या महत्वपूर्ण कार्य करती है? तो अगर हम कक्षा में पढ़ाते समय अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया के समय क्या करें, शिक्षण अधिगम सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उससे कक्षा का जो माहौल होता है वो जीवंत बना रहता है। यह शिक्षा को जीवंत बनाए रखते हैं। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, बालक लेखा चित्र तालिका व चार्ट आदि सही व शीघ्रता से बना सकता है। यह किस व्यवहारगत उद्देश्य का अंग है? तो ये किस व्यवहार उद्देश्य का है, किस व्यवहारगत उद्देश्य का ये अंग है? तो इसे हम क्या कहेंगे? कौशल कहेंगे, स्किल्स कहेंगे। ठीक है, अगर बच्चा अपने आप से शीघ्रता से कोई भी चार्ट या कोई भी तालिका बना सकता है तो ये उसका एक कौशल है जो उसने सीखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रविधि है किसकी? दृष्टि पोषण की। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण की मदद से बच्चे जो छात्र अध्यापक होता है उसको सिखाया जाता है कि कैसे किन 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 विधियों का प्रयोग करते हैं पढ़ाते समय। और आप लोग जानते होंगे कि जब भी सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है तो उसमें 6 चरण होते हैं। योजना निर्माण करना, शिक्षण करना, फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि, फिर दोबारा से पुनर्योजना तैयार करना कि कहीं कोई कमी तो नहीं रही। ठीक है, उसको सुधारने के लिए फिर पुनः शिक्षण करना, फिर पुनः प्रतिपुष्टि करना। ये 6 चरण होते हैं। और दोस्तों एलन ने, DW एलन ने को इसका जनक माना जाता है। और सबसे जरूरी बात आपके लिए है कि इसका सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में किया गया था 1970 में। ठीक है दोस्तों, भारत में DD तिवारी ने किया था। और जो NCERT के द्वारा प्रतिमान निर्धारित किया गया है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में जो समय होता है वो 36 मिनट का समय लगता है। ये किसने बताया? NCERT के द्वारा ये 36 मिनट निर्धारित किया गया है। नहीं तो आपको अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलेगा। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक है। क्या है? सूक्ष्म शिक्षण क्या है? शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक है। शिक्षकों को प्रभावशाली शिक्षण कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए उनको माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया उनसे करवाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के साथ आपको पूरा टॉपिक क्लियर कर जाएगा। कंप्यूटर वीडियो डिस्क और वीडियो टेक्स्ट को अमुद्रित माध्यम के रूप में कौन सी शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसको हम दूरवर्ती शिक्षा के लिए प्रयोग में लाते हैं कि अगर आप जैसे अभी मोबाइल फोन की हेल्प से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप की हेल्प से आप पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर कहाँ कौन सी शिक्षा में प्रयोग में लाई जाती है? दूरवर्ती यानी डिस्टेंट एजुकेशन में ज्यादातर आप इनका प्रयोग करते हैं। वीडियो डिस्क का, ठीक है, वीडियो टेक्स्ट का और कंप्यूटर का। जैसे अभी लॉकडाउन में तो सबको ही करवा दिया, दूर हो या बराबर वाले घर में आप रहते हैं आपके टीचर, तब भी आपने वीडियो कॉल पर चीज़ों को या जूम ऐप की हेल्प से या यूट्यूब की हेल्प से आपने चीज़ें सीखी। आगे बात करते हैं शिक्षण अनुदेशन का प्रशिक्षण शिक्षण अनुदेशन तथा प्रशिक्षण में शिक्षा तकनीक के अंतर्गत कौन सा सिद्धांतों का प्रयोग या कौन से सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है? शिक्षण अनुदेशन तथा प्रशिक्षण में शिक्षा तकनीक के अंतर्गत कौन से सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है? तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नाटक किस श्रेणी में आता है? अच्छा, बच्चों को नाटक दिखा रहे हैं, आप नाटक सुनेंगे थोड़े या सुनेंगे? हाँ, सुनने को भी आएगा। जब आप कोई नाटक देखते हैं, मान के चलो आप टेलीविजन में कोई नाटक देख रहे हैं तो आप उसको देखेंगे भी, यानी वो दृश्य सामग्री तो है, इसके साथ साथ आप उसको सुनते भी हैं। तो यानी श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार से वो एक श्रव्य दृश्य सामग्री में आता है। आपका जो नाटक आप देख रहे हैं, बाकी कंप्यूटर में आप कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और रेडियो कैसा साधन है? वो सिर्फ श्रव्य साधन है। शामपट कैसा है? सिर्फ दृश्य है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार की सामग्री होती है या TLM होती है। कौन सी? विजुअल, ऑडियो, ऑडियो विजुअल। ठीक है, दृश्य श्रव्य और श्रव्य दृश्य। आगे बात करते हैं उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग होना चाहिए। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए किसके लिए? छात्रों के मूल्यांकन के लिए उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होना चाहिए, ना कि उनमें तुलना करने के लिए। बच्चों में कभी तुलना नहीं करनी है। आगे बात करते हैं डॉक्टर ब्लूम के अनुसार या मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए? तो जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित हो कि बच्चे के लिए जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे क्या उनकी पूर्ति हो पाई है या नहीं हो पाई है।
तो शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही उनका मूल्यांकन होना चाहिए। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रायड से संबंधित है और पूछा क्या है कि फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो दोस्तों फ्रायड ने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं? इदम, अहम और परम अहम। आईडी ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो, इन 3 प्रकार में इसने बांटा है फ्रायड ने। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इन्होंने मन की तुलना की है बर्फ के टुकड़े से। ठीक है, बर्फ के टुकड़े से इन्होंने तुलना की है। इसके बारे में पूरा एकदम से चिट्ठा खोल के आपके सामने रखती हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। इनके सिद्धांत को, फ्रायड के सिद्धांत को नाम दिया गया था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इन्होंने क्या किया, मन को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ठीक है, जो हमारा इदम है, आईडी है, इसको नाम दिया गया अचेतन मन का। किसका? अचेतन मन का। अहम को क्या कहा गया? अर्धचेतन मन। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया? अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन। और सुपर ईगो को क्या कहा था? इसको कहा था आपका चेतन मन। ठीक है, चेतन मन। लेकिन यहाँ समझने वाली बात आपकी ये है कि इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा चेतन मन होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो जितने भी हम चीजें सोचते हैं उनका सिर्फ 10% भाग होता है, जो कि बाहर वातावरण में हम शो करते हैं कि हम कैसे हैं, वो सिर्फ 10% होता है। बाकी 90% तो हमारा इदम होता है या अचेतन मन होता है, जिसमें हमारी सारी भावनाएं दबी हुई रहती है, हमारे सारे संवेग, हमारी सारी भावनाएं, मूल प्रवृत्ति जो हमारी जन्मजात होती है, हमारी इच्छाओं के भंडार जो होते हैं, ठीक है, हमारे आंतरिक विचार होते हैं जिसे हम दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो सभी हमारी दमित इच्छाएं, नैतिक अनैतिक जो भी अमर्यादित कोई भी हमारे मन में किसी को लेकर के कोई दुर्भावना है, सारी चीजें कहाँ होगी? इस 90% में। क्या नाम है जिसका? अचेतन है, इदम है। इदम जो है जन्मजात होती है। बाकी सुपर ईगो की अगर हम बात करें, परम अहम की, तो ये अर्जित मन होता है हमारा, जो हम सीखते हैं। ठीक है, आदर्शवादी रहता है, तार्किक रूप से सोचता है। तो ये था इसके बारे में, फ्रायड के बारे में हमने जाना। अगला प्रश्न है नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। किसने? कोहलबर्ग ने। नैतिक तर्कणा या नैतिक विकास का सिद्धांत भी इसका नाम है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या किया था? कोहलबर्ग ने एक डायलेमा प्रस्तुत किया था, एक दुविधा रखी थी बच्चों के सामने और उनसे पूछा, जिसका नाम था हिंज डायलेमा। ठीक है, सुजाता मैम ने बहुत अच्छे से इसको समझाया। आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से देखना, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इन्होंने बच्चों से अलग अलग प्रश्न पूछे थे, नैतिकता भरे प्रश्न पूछे थे कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या स्टेप उस समय लेते। ठीक है, तो ये इनका पूरा का पूरा एक सिद्धांत था, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जिसका नाम था इंग्लिश में अगर बात करें। आगे बढ़ते हैं, कोहलबर्ग ने, लास्ट क्वेश्चन होगा, हमारा समय पूरा होता हुआ है तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? तो ये किस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में ऐसा होता है? तो पश्च पारंपरिक जो अवस्था होती है, या इसको इंग्लिश में कहे तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो होता है उसकी ये बात होती है। उसी के ये सारे के सारे क्या है? विशेषताएं हैं कि उसमें क्या होगा? व्यक्ति का निर्णय जो है दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं और पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? पश्चिम या उत्तर परंपरागत भी कहते हैं या पारंपरिक भी इसको हम कहते हैं। 13+ की एज के बाद का जो ये लेवल होता है उसकी यहाँ पर बात की गई है। 3 लेवल बताए थे मोरालिटी के कोहलबर्ग ने। कौन कौन से? PC, शॉर्ट फॉर्म नहीं, आपको पूरे याद रखना पड़ेगा क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। एक तो प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत और पश्चिम परंपरागत, या इंग्लिश में कहे तो प्री कन्वेंशनल लेवल,
और कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये 3 अवस्थाएं बताई थी, 3 लेवल बताए थे मोरालिटी के, किसने, कोहलबर्ग ने। ठीक है, याद रहेगा आपको, इसने एक डायलेमा दी थी, हाइंस डायलेमा, जिसमें 3 स्तर थे और 6 उसकी क्या थे, 3 स्तर और 6 चरण या 6 स्टेजेस थे उनके अंतर्गत। तो ये था आपका पूरा का पूरा लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। अमेरिका का निवासी था, 1969 में इसने दिया था ये सिद्धांत। कब, 1969 में। ये पूरा चिट्ठा हो गया आपका कोहलबर्ग का। तो इसी के साथ इस क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। एक दिन में 1 से ज्यादा क्लासेस मैं आपके लिए बढ़ा देती हूँ इनकी, तो शाम को भी आपकी बाकी और बहुत सारे इसके क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगी। आपका बहुत अच्छे से एक जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होकर के रहेगा और बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी। रिवीजन होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एकदम से समझ नहीं आता कि हमने इतना सारा जो नोट्स बनाए हैं उनमें से पढ़े क्या, तो ये उसी में आपकी हेल्प करेगा कि किन किन टॉपिक से आपको कितना कितना आपको याद रखना है, वो चीजें आपको यहाँ पर पता चलती रहेगी। तो दोस्तों सेशन पसंद आया है, लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। आपसे फिर मुलाकात होगी शाम को 9 बजे। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।